जल्दी उठने का दिल नहीं करता। और वैसे इमरान रियाज भाई का अपना दिल भी जल्दी इमरान खान की लड़ाई रियासत के साथ है। ये मरियम नवाज का और इसहाक डार का तो नहीं था, लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है अवाम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। सर, इमरान रियाज खान से आपकी मुलाकात हुई है, उसका कुछ अहवाल बताएं क्योंकि लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि जो लोग भी इमरान भाई से मिल चुके हैं वो सारा अहवाल बता चुके हैं। कोई नई बात तो नहीं है मेरे पास बताने के लिए। मैंने तो उनको मिलने में 2 दिन की ताख़ीर कर दी और उसकी बुनियादी वजह मेरी यहाँ पे GNN में देश बुक की रिकॉर्डिंग थी। और बहरहाल कल बड़ी तफसील से मुलाकात हुई है और उनसे जो भी मिलेगा इमरान भाई से अगले 5-10 दिन तक वो कुछ देर के लिए रंजीदा होगा और उसके बाद वो उसका जो बाहर आएगा, जब वो इमरान भाई से मिलने के बाद, तो वो हौसले का ख़ुद भी पहाड़ बन के आएगा। ये मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ। अजीब एक इस दौरान अल्लाह ताला ने इमरान रियाज की शख्सियत में एक सहर पैदा कर दिया, एक जादू सा पैदा कर दिया। मैं ये कोई जज्बाती होकर बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस होकर आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन महीनों में इस क़ैद के दौरान इमरान रियाज में एक अजीब सी मकनातीसियत भर दी है और उससे उठने को दिल नहीं करता। और ज़ाहिर है कि कमज़ोरी और नकाहत की वजह से अभी उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो लंबे अरसे तक बैठ सके। लेकिन जो भी इमरान रियाज भाई के पास बैठता है ना, वो जल्दी उठने का दिल नहीं करता। और वैसे इमरान रियाज भाई का अपना दिल भी जल्दी उठने के लिए नहीं करता। तो बहुत तफसील से बातें हुई हैं। ज़ाहिर है कि जैसे और मेरे बहुत सारे साथी मिले हैं, मेरी ज़रा ज़्यादा कुर्बत है वो अली इशफाक भाई जो उनके वकील हैं और मेरे बिल्कुल वो भाइयों की तरह हैं। उनकी वजह से ज़रा ज़्यादा कुर्बत होगी और मैं कुछ ज़्यादा उनके बारे में जानता हूँगा, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं जानता था। सच्ची बात है, बिल्कुल मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ तक नहीं जानता था जो मुझे कल मिल के पता चला। अल्लाह पाक आसानियाँ करे सबके लिए इस मुल्क पे भी, और जो हक बात कहने वाले लोग हैं उन पर भी अल्लाह ताला अपनी आसानियाँ फरमाए, उनकी मुश्किलें आसान करे। जो इस वक्त मुश्किलात में घिरे हुए लोग हैं, अल्लाह ताला हर हवाले से उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। मुँह से बार बार दुआ निकलती है। बहरहाल मैं फिर थोड़ी देर ज़ाहिर है कि रंजीदा रहा और संजीदा होने की फिर बाद में कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में मैंने फिर ख़ुद भी हंसा और उनको भी बहुत ज़्यादा हंसाया और वो फिर कहने लगे कि जुनैद भाई आप रोज़ाना आ जाया करें। मैं कही फिर मैं पैसे लाऊंगा इधर। जी बिल्कुल, आप अगर देशमुख से पैसे लेते हैं तो फिर उनसे भी लेंगे। लेकिन मैं अच्छी बात यह है कि इमरान भाई इस वक्त उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिस्मानी तौर पे, सवाए जो उनकी ज़बान में लुकनत है। और वो भी बता रहे थे, अली इशफाक में बता रहे थे कि पहले दिन की निस्बत आज जो है उसमें मज़ीद 35%, 40% के करीब जो है वो बेहतरी आ गई है। और इस रफ्तार से अगर देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि 1 महीना 1.5 और लगेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक के फजलो करम से इमरान रियाज भाई की आवाज़ और तवानाई और जज्बे से भरी हुई लबरेज़ आवाज़ आप दोबारा सुन पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन फ़िलहाल उनकी, हम सब को उनकी फ़ैमिली का, उनकी ज़ाती ज़िंदगी का, उनके ज़ाती मामलात का और इस सारी जो सूरत हाल है इसकी नज़ाकत का इदराक करना चाहिए, एहसास करना चाहिए उनकी खातिर जो उनसे मोहब्बत करते हैं। इस सारी बहुत सारी बातें हैं और उन बातों में से मेरा ख़्याल है कि 70-80% बातें ऐसी हैं जो कैमरे पे नहीं की जा सकती। मैं जितना मुझसे तकाज़ा किया जा रहा है मैं उससे ज़्यादा मोहतात हूँ। बिल्कुल, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर एक और बात बता दूँ कि वो जो है ना उनके ज़बान की जो लुकनत है जो मैंने डायग्नोज की है, नॉट एज डॉक्टर, एज ह्यूमन बीइंग या एज ए कम्युनिकेटर, एज ए जर्नलिस्ट,
कि उनकी जो इस वक्त बज़ाहिर जो उनकी नकाहत है, कमज़ोरी है जिस्मानी, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। उसमें भी लगभग कोई 30% के करीब जो है वो रिकवरी आ चुकी है पहले दिन से लेकर आज तक, और लुकनत में भी बेहतरी आ चुकी है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने डायग्नोज़ किया है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो ये है कि उनके अंदर एक ऐसे हसास और सच्चे दिल और खरे आदमी के अंदर जो जज्बात का एक जवार भाटा होता है और उसको आप कैद तन्हाई में धकेल देते हैं, तो कैद तन्हाई में वो जो अंदर जज्बात उमड़ उमड़ के बाहर आते हैं ना, वो बंदा बोल तो सकता नहीं है, तो वो फिर लुकनत की शक्ल में बाहर आता है। और जब इंसान लुकनत का शिकार हो जाता है तो इंसान का जो थॉट प्रोसेस है ना, सोचता ज़्यादा है, कहता कम, कह कम पाता है, तो उसकी वजह से एक नफसियाती दबाव का शिकार हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज अभी तक उस नफसियाती दबाव का शिकार नहीं हुआ। मामूली सी कह रहे थे कि मेरे एक बाजू में शायद हल्की सी दर्द होती है, और वो भी मेरा ख्याल 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक के फजल करम से। ऐसा क्वाइट हेल्दी मैन इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ऐसा वापस सियासत पे आते हैं, अब बात कर लेते हैं कि जी काकड़ साहब ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि खान साहब यानी इमरान खान की बात कर रहे हैं, उनका बराह रास्त मुकाबला रियासत के साथ है। अच्छा, इससे पहले कि हम काकड़ साहब की तरफ आए, मैं दूसरे इमरान की भी बात कर लूँ, बड़े इमरान खान साहब की भी बात कर लूँ। इमरान खान साहब का भी हौसला, अल्लाह उस बंदे को इस्तकामत दे, वो चट्टान की तरह खड़ा है। अच्छा, मैं जो दुआ कर रहा हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से दुआ इसलिए कर रहा हूँ कि इस मुल्क में इस वक्त अगर इस मुल्क को कोई बचा सकती है चीज़, तो वो कानून पर अमलदारी है। हम सबको कानून के सामने जवाबदेही, चाहे वो 9 मई हो या कुछ और वाक़या हो, कानून के सामने जवाबदेही और कानून की अमलदारी, ये 2 अलग अलग चीज़ें, इनको ज़रा समझने, इनमें फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। तो अगर कानून पे अमल, अगर मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के लिए इस्तकामत की दुआ कर रहा हूँ, तो उसके पीछे भी सिर्फ जो है कानून पे अमलदारी कार फरमा है कि कानून पे अमलदारी होगी तो ये मुल्क आगे तरक्की कर पाएगा। और कानून पे अमलदारी का इस वक्त सबसे बड़ा तकाजा ये है, सबसे बुनियादी तकाजा ये है कि शफाफ और साफ और बरवक्त इंतखाबात, इसके बगैर ये मुल्क जो है इस क्राइसिस से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे काकड़ साहब का ये जो बयान है, मुझे तो काकड़ साहब की मैंने कोई बात भी कभी भी एक लम्हे के लिए भी, एक लहजा भर मैंने संजीदगी से नहीं ली। मैंने उनको वज़ीर आज़म भी, बस चले आप कहते हैं तो मान लेते कि वो वज़ीर आज़म है, हाँ तुसी कहते हो तो मैं मान लेना। लेकिन जो उनकी आनियाँ जानियाँ हैं, जो फुर्तियाँ हैं, जो सेल्फियाँ हैं, जो सैर सपाटे हैं, वो तो बड़े अजीब से लग रहे हैं। इसलिए मैं उनकी इस बात पे, ये जो आप फरमा रहे हैं कि जनाब उन्होंने कह दिया है कि रियासत, इमरान खान की लड़ाई रियासत के साथ है, तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा बंदा है जिसकी वाहिद ज़िम्मेदारी जो है वो गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात है। अब सारी बातें छोड़ें, सिर्फ मुझे अपने दिल पे हाथ रख के, आप भी छोड़ें, कोई और दुनिया में, पाकिस्तान भर में कोई बंदा अपने दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी के साथ बताए कि क्या एक वो जज बन गए ना, जिसने निगरान हुकूमत, एक जज की हैसियत होती है ना, शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात करवाना, तो क्या कोई गैर जानिबदार शख्स जिसके सर पे ये जिम्मेदारी है कि उसने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, क्या वो ये बयान दे सकता है? बिल्कुल। जो खुद रियासत को, हुकूमत को हेड कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरी तो इससे लड़ाई है जी। और किसके बारे में कह रहा है? जिसको 80-85% अवाम की हमायत हासिल है, उसके बारे में कह रहा है कि मेरी और इसकी तो लड़ाई है जी। तो भाई अगर तुम्हारी और उनकी लड़ाई है तो फिर आपसे हम ये तवक्को छोड़ दें कि आप शफाफ इलेक्शन कराएंगे। मुझे तो लगता है आपने इलेक्शन ही नहीं कराने, साफ साफ बात कहें। आपने सैर सपाटे करने हैं, आपने पता नहीं जो कुछ आपने सेल्फियां लेनी है, लेते रहे। मुझे तो उनके आने का मकसद ही समझ नहीं आ रहा काकड़ साहब जब से आए हैं। चले आप बताएं जरा, कौमी असेंबली तो नहीं है, महंगाई के इस तूफान में, इस मतलब झक्कड़ में सेनेट के कितने इजलास हुए हैं जिसमें महंगाई पे गौर किया गया है? बताएं। कोई नहीं। सेनेट के कितने इजलास हुए? कोई भी नहीं हुआ। वजीर आजम ने कितने इजलास किए हैं? वजीर आजम को तो समझ ही नहीं आती कि मैं करना की है जी।
मुझसे करवाना क्या है या मैंने खुद क्या करना है। मुझे तो वो मतलब वो बात याद आ जाती है कि वो मरासी देखता है ना कि एक ट्रक फंसा हुआ है, एक और ट्रक आता है, वो रस्सी बांधता है और उस ट्रक को लेके जाना शुरू कर देता है। तो मरासी कहता एडी को रस्सी आस्ते 2 ट्रक हाँ, तो काकड़ साहब का भी हाल यही है कि एडी को रस्सी वास्ते 2 ट्रक। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये रस्सी ट्रक के लिए मंगवाई गई है या ट्रक के लिए रस्सी मंगवाई गई है। जानते हो काकड़ साहब, अल्लाह का नाम है, मतलब कैसे कैसे, मतलब अब मैं नरम लफ्ज भी बोलूं तो मैं लफ्ज बयान ही कह सकता हूँ ना, कैसे लफ्ज बयान दे रहे हैं कि उनको ये बयान देने से पहले सोचना तो चाहिए था कि जी इमरान खान और रियासत के दरमियान जो है वो लड़ाई है। सर एक और बड़ा बयान संजीदा नौयत का सामने आया, वो आया है इसहाक डार की तरफ से। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ साजिश करने वालों का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। और अगर कोई ये बंदा पूछ ले कि नवाज शरीफ साहब ने जिन जिन के खिलाफ पिछले 38 सालों में साजिशें की हैं, उन्होंने अपना मामला, वो बेचारे अपना मामला कहाँ कहाँ लेके जाएं अल्लाह की अदालत के अलावा। पिछले 38 सालों में 1985 से लेकर आज तक पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, जितनी भी साजिशें हुई हैं, सियासी साजिशें हुई हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा जो है वो कमोबेश हर दूसरी साजिश में या हर साजिश में नज़र आएगा, वो नवाज शरीफ साहब है। और 38 सालों में से चलें 10-12 साल पहले निकाल दें, 20 साल तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ की हर साजिश में जो मरकजी किरदार था वो प्ले करने वाले जो थे वो इसहाक डार साहब थे। और ये बातें नवाज शरीफ साहब से छुपी हुई हैं कि ये जो सोलर पैनल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, ये करोड़ों अरबों रुपए का जो फ़ायदा उठाया है, ये मरियम नवाज का और इसहाक डार का तो नहीं था, ये इसहाक डार साहब का और सुलेमान शहबाज साहब का था। और नवाज शरीफ साहब को ये भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डीलिंग चल रही है उसमें सुलेमान शहबाज का रोल बहुत अहम हो चुका है या नहीं थे? ऐसे मुझे बताएं। इसहाक डार साहब हर एक में कमोबेश साजिश में शामिल थे। मतलब मैं अगर अपने माजी के घोड़े थोड़े पीछे दौड़ाऊं तो वो स्टार्ट ही था शायद इन साजिशों का, जब उन्होंने फंसाना शुरू किया था नवाज शरीफ साहब को लाहौर कैंट के एक 7-8 कनाल पर मुहित एक बहुत ही बेशकीमत बंगले में जब वो आधी रात को जाया करते थे और गाड़ी में एक बंदे को लेके जाया करते थे, उस बंदे को थोड़ी देर के लिए बाहर बिठाया करते थे, फिर अंदर वो नवाज शरीफ साहब के मालियाती हिसाब जो किया करते थे, ये वही दौर था जब नवाज शरीफ साहब उनसे बुरी तरह मुतासर हो गए थे। और आज वही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी इसहाक डार को मशकूक नज़रों से देखते हैं। उनको पता है कि ये एक ही वक्त में विकेट के इस तरफ भी खेलते हैं, विकेट के इस तरफ भी खेलते हैं। ये अगर ख़ानदान के अंदर कोई रिफ्ट है, कोई इख्तलाफ है, तो उसके भी बुनियाद में ये इसहाक डार साहब की सोच शामिल है। अगर नवाज शरीफ साहब उस बात पे चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो बहुत सारे गैर मुल्की एसेट्स हैं नवाज शरीफ साहब के, वो इसहाक डार साहब के नाम पे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेल होते हैं नवाज शरीफ साहब? ऑलमोस्ट यस, ब्लैकमेल होना पड़ता है उनको। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूमा को, कलसूम नवाज साहिबा को, वो अपनी फौतगी से कुछ अर्सा पहले तक नवाज शरीफ साहब को ये बार बार कहा करती थी कि जो एसेट जो हैं वो डार साहब के नाम पे हैं, वो अब ट्रांसफ़र करवा लिए जाएं अपने नाम पे। लेकिन डार साहब भी बड़े तरीके से जुल दे के इधर उधर हो जाया करते थे, बात को घुमा दिया करते थे कि ये ठीक वक्त नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अपने एसेट निकलवाने थे तो उनके लिए सारा कुछ ठीक वक्त था। अभी देख लें, मुख्तसर से अरसे में आए थे वो यहाँ, मतलब कुछ दिन के लिए आए थे, बेड़ा गर्क मईशत ठीक करने के लिए खसूसी जहाज़ में आए, यूं करके फुर करके निकल गए।
डॉलर का, मईशत का बेड़ा गर्क करके निकल गए, लेकिन अपना काम नहीं भूले। फ्रीज अकाउंट से फ्रीज अकाउंट चुप करके एक 20 करोड़ ते 30 करोड़ कढ़ाया तो चौक गए हो गए। एच ब्लॉक वाला घर भी सारा कुछ जनाब, अजवेरी ट्रस्ट के नाम पर जो कुछ हुआ था, वो 20 करोड़ एक दफा ले गए, 30 करोड़ एक किस्त में ले गए, 50 करोड़ लिए। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। आपका मतलब है कि वो सिर्फ वो 50 करोड़ ही लेके गए हैं? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ जो अपने नाम पे उनके फ्रीज अकाउंट थे वो ले गए, बाकी तो आपको पता है डार साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा सर, निगरानों और नून लीग के दरमियान कोई इख्तलाफ है? यार देखिए, इस वक्त इस बात को समझने की कोशिश करें कि निगरानों के और नून लीग के दरमियान भी कोई इख्तलाफ नहीं है, और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। जो भी इख्तलाफात हैं, निगरान को तो आप एक ही बात समझे ना कि निगरान कौन है? काकड़ साहब निगरान है? नो, काकड़ साहब तो बादले करते हैं। नहीं, अफसरान के तकर्रुर तो बादले काकड़ साहब करते हैं। नो, नून लीग है यार। इस वक्त ये मुल्क नून लीग चला रही है। ये जो कुछ ये आप सुन रहे हैं उनके इस्तकबाल के हवाले से, ये सारा कुछ, और ये होगा इतने बज के इतने मिनट पे, ये क्या एक ऐसी जमात कर रही है जो इक़्तिदार में नहीं है, जिनके लीडर ने यहाँ पे आना है, उसके लिए इस तरह इंतज़ाम और एहतमाम किया जा रहा है जैसे कोई शहनशाह मुअज़्ज़म आ रहे हैं। इतने बज के इतने मिनट पे ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाएगा, इतने बज के इतने मिनट पे उनकी ज़मानत हो जाएगी, इतने बज के इतने मिनट पे वो जहाज़ से उतरेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह यार, आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, आपने हाई कोर्ट्स में जाना है, आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि जनाब अली उनको राहदारी की ज़मानत दे दी जाएगी, उनको ये कर दिया जाएगा, उनको वहाँ लेके जाया जाएगा। जिसने कुछ नहीं किया हुआ, जिन लोगों ने, उनको आपने जेलों में डाला हुआ है। तो फिर ये मुल्क कौन चला रहा है? ये मुल्क नून लीग चला रही है। सही। इस बात को बिल्कुल कोई इबाम नहीं होना चाहिए किसी के ज़हन में। सर, इसका मतलब है कि फिर निगरानों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफ है? किसी के दरमियान कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है, जुजियात पे इख्तलाफ है। अगर इख्तलाफ है ना भाईजान इस वक्त, तो वो हुकूमत और अवाम के दरमियान है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये इस वक्त किसी ना किसी तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है अवाम को, दो हवालों से। एक तो ये कि आप पर जो कड़ा वक्त आया है, ये 2017 तक सब कुछ ठीक ठाक था, यकीन कर ले कि इमरान खान लेके आया है, ठीक है। बेशक वो डॉलर जितने पे छोड़ के गए इसका जिक्र ना करें, पेट्रोल कहाँ छोड़ के गए इसका जिक्र ना करें। ओ जी, लोग पूछने की भी जहमत गवारा नहीं करते, ओ भाईजान IMF के साथ केड़ा मुआहदा तोड़ दिया था, कौन सा मुआहदा, तो IMF रटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ। इस वक्त मामला जो है वो निगरान हुकूमत जो फ्रंट पे है, निगरान हुकूमत और अवाम के दरम्यान है। मुझे वो बात याद आ जाती है, अगर आप इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब होते हैं ना, प्रैक्टिस प्रूक्टिस चलती नहीं, इस हुकूमत का हाल उस डॉक्टर वाला है, हकीम साहब या डॉक्टर जो भी आप उसको कह लें, वो प्रैक्टिस चलती नहीं है। वो ऐलान कर देता है जी कि मेरे पास आए, 1000 रुपया मैं फ़ीस लूँगा, अगर आप ठीक ना हुए तो 5000 रुपया मैं आपको जुर्माना दूँगा, ठीक है जी। अब अवाम बेचारी कहती है यार कोई इनके साथ चलाकी करो हुकूमत के साथ। वो अवाम, मतलब एक वकील साहब आप समझ लें, वकील जाता है उस डॉक्टर के पास, जाके कहता है उसको ऐंठने की कि न इसकी मैं चलाकी देखूं। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे ना चखने की सलाहियत ख़त्म हो गई है। अब मर्ज वो बता रहे हैं सारे जो पकड़े डायग्नोज नहीं हो सकते, जो पकड़े नहीं जा सकते किसी मशीन पे। कहता है डॉक्टर साहब मेरे ना चखने की सलाहियत ख़त्म हो गई। डॉक्टर नर्स को कहता है जाओ वो 10 नंबर शीशी में से इसको 3 कतरे इसकी ज़बान पर रखो। वो जैसी जाके रखती है नर्स, 3 कतरे ज़बान पर डालती है, तो वो वकील कहता है ओए ये तो मिट्टी का तेल है, ये तो मिट्टी का तेल है। कहता है मुबारक हो, निकालें 1000 रुपया, आपके चखने की सलाहियत वापस आ गई। अच्छा 2-4 दिन के बाद फिर जनाबे वाली फिर वो जाते हैं वकील से, कहते हैं यार मैं तो मार खा गया, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो वो दोबारा जाते हैं वकील साहब, फिर डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ना याददाश्त ख़त्म हो गई है। याददाश्त का भी अब कैसे टेस्ट किया जाए? डॉक्टर बड़ी शय होता है हुकूमत की तरह। डॉक्टर कहता है, फिर मरीज से वो नर्स को कहता है कि जाओ वो 10 नंबर शीशी में से फिर 3 कतरे जो है लेके आओ और इसकी ज़बान पे डालो।
तो वो ज़ुबान पर डाला, कहता तू ये तो वही 10 नंबर शीशी है, वही मिट्टी का तेल है। कहता है मुबारक हो, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई। वो फिर चुप कर जाता है। तीसरी दफ़ा वो बड़े अज़्म के साथ जाता है, कहता है ऐसी दफ़ा डॉक्टर दी ऐसी दी तैसी है, करता क्या है मेरे साथ। वो जाके कहता है डॉक्टर साहब मेरी आंखें खुली होती हैं पूरी तरह, लेकिन मेरी बीनाई ख़त्म हो गई है, मुझे नज़र ही कुछ नहीं आता। डॉक्टर कहता है हाँ ये इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, हाँ तो ये मैं जुर्माने के तौर पे आपको 5,000 रुपया वापस कर रहा हूँ। तो वो 5,000 रुपये पकड़ के कहता है ये तो 1,000 रुपये है। कहता मुबारक हो, आपके बीनाई भी वापस आ गई है। यही कुछ हो रहा है। तो ये हुकूमत जो है आवाम के साथ ये करने की कोशिश कर रही है, कभी को 2 रुपए कम करके 4 रुपए बढ़ा के फिर 30 रुपए फिर बढ़ा देती है। ज़रा अंदाज़ा करें कि ये हुकूमत जो है ये मुसलसल पिछले 18 माह से एक तसलसल है। मैं कोई बीच में निगरान शिगरान नहीं मानता, एक ही हुकूमत का तसलसल है जो पिछले 18-19 माह से चला आ रहा है। ये उसी का तसलसल है जिसके बोझ तले, जिसकी हमाकतों तले, जिसकी हरकतों तले अवाम की चीखें निकल रही हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सर इसी के साथ आज की आखिरी बात, आज की छोटी सी बात ये है कि भाईजान वो आप जैसा एक शौहर है, मेरे जैसा, तो हाँ किसी चलो यार मेरे जैसा समझ लो, उसकी एक टांग टूट जाती है बेचारे की, तो वो हॉस्पिटल जाता है, सामने बेड पे देखता है मरीज की दोनों टांगें टूटी होती है, जाके पूछता है भाई जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 बुढ़ियां ने। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।